हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है। अच्छे से ये 30 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं, कौन 28, कोई 29, कोई 30, जो भी सही करेगा ना आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा परिवेश सबसे अच्छा है, बताइए। सबसे अच्छा इसमें कौन सा होगा, कमेंट करिए। पहला का सही जवाब ऑप्शन बी पढ़िए, अध्यापकों की कोई सहभागिता न होना। बिल्कुल फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। अध्यापक वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अगला, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी फ्रेंड्स नहीं। यहाँ पे क्लासरूम का नियंत्रित परिवेश होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी परिवेश भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा कार्य जो है ना वो रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न, ये फ्रेंड्स होता है, ठीक है। आंसर ये नहीं हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछ रहा ना, तो नेगेटिव आपको खोजना है। चलिए कमेंट करिए। परियोजना कार्य फ्रेंड्स होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना फ्रेंड्स, यही नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बच्चों के जो है ना योग्यता का आप जो है क्रम को निर्धारित नहीं करेंगे, ये फ्रेंड्स नेगेटिव होता है। आपसे वही पूछ रहा था। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में एक प्रभावशाली अध्यापिका की भूमिका में क्या प्रमुख बदलाव आया है। कमेंट करिए। तो चलिए, वह ज्ञान की एकमात्र स्रोत बन गई है, गलत बात है। वह कठोर अनुशासन बनाए रखती है, ये भी गलत बात है। बी पढ़िए, वह ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक फैसिलिटेटर हो गई। बिल्कुल फ्रेंड्स यही सही जवाब है, ठीक है। टीचर जो होता है जी क्लासरूम में, टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक सहायक होता है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन होगा, मेरा प्रयास से कम टाइम में आपको पूरा पढ़ा दें। अगला, एक उपयुक्त अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापकों को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। अध्यापकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो कमेंट करिए। बच्चों को पूरी तरह से नियंत्रित रखना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। गृह कार्य की मात्रा बहुत अत्यधिक कर देंगे, होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। केवल परीक्षा, केवल हमेशा गलत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, बालकों के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के घरेलू कार्यों में सहायता करने के विषय में कौन सा सही कथन बताइए। बालकों के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के घरेलू कार्यों में सहायता करने के विषय में सही कथन क्या है, कमेंट करिए। 5वां का सही जवाब ऑप्शन ए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स ये। बी, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल ये आपका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे द्वारा कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां करना किसके लक्षण प्रदर्शित करता है, बताइए। किसी बच्चे द्वारा कॉपी में लिखने में विपरीत छवि, दर्पण छवि जैसी गलती करना, यह किसके लक्षण को दर्शाता है, कमेंट करिए। 6ठा का सही जवाब, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, अधिगम में अशक्तता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक और ग्रेड पर, बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अंक पर कभी भी ध्यान, मतलब अंक पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। 7 का कट गया। रटकर याद करने पर, गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, शिक्षार्थियों के सक्रिय सहभागिता को शामिल करने पर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशालीता किसका एक संयोजन मानी जाती है। प्रतिभाशालीता किसका एक संयोजन मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग। उच्च योग्यता, हाँ जी उच्च योग्यता तो होता है जिसमें प्रतिभा होता है। उच्च
सृजनात्मकता ये भी होता है, उच्च वचनबद्धता ये भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, जो लोग भी ए लगा दिए हैं सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना सही कर पाता है, कमेंट करिएगा, आप सबका कमेंट देखते हैं हम। ठीक है, एनसीएफ द्वारा पास के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? बच्चों की जो गलतियां होती है फ्रेंड्स वो महत्वपूर्ण क्यों होती है, बताइए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? 9 का बताइए। या बच्चों को डांटने का अवसर देगी? डांटने के लिए नहीं हो जाएगा। बी पढ़िए, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित माना जाता है? 10 का बताएंगे आप लोग। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित माना जाता है? फ्रेंड्स ये होता है अपसारी चिंतन होता है, इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस मुख्य उद्देश्य से किया जा सकता है? कमेंट करिए 11 का आंसर। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस मुख्य उद्देश्य से किया जा सकता है? कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 12। विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना मतलब दोहराना, याद करने के आधार पर दोहराना अधिगम के बारे में क्या दर्शाता है? कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? यह सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, विषय वस्तु को केवल याद करना और बार बार दोहराना यह जो है ना सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा, आप क्या करेंगे, आप वीडियो को रोकेंगे, पहले आंसर आप खुद से देंगे। ठीक है, एग्जाम तक बने रहिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? दंड देने का फ्रेंड्स परिणाम क्या होता है? बी वाला पढ़िए, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान माता पिता एवं भाई बहन बच्चों को किस प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि में, कमेंट करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का, वे समाज में अस्वीकार्य होती है, गलत हो जाएगा। वे भूमिकाएं एवं व्यवहार जो समूह में स्वीकार्य होते हैं, बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा के किस संकल्पना को दर्शाता है? स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किस संकल्पना को दर्शाता है? बताइए आंसर। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स एक लाइक जो है ना आपको कर देना है, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम तक आप जो है इसे टेस्ट लगाइए और कमेंट करिए कितना सही करते हैं, आपका फ्रेंड्स तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, विकासात्मक दृष्टिकोण से आयु समूह 6 से 11 वर्ष किस अवस्था के अंतर्गत में आता है? देखिए 6 से 11 साल किस में आएगा? शैशवावस्था नहीं, ये इसमें नहीं आता है। चलिए कमेंट करिए 16 का आंसर। इसे फ्रेंड्स कहते हैं परवर्ती बाल्यावस्था, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दो बच्चों के बीच प्रकृति तथा पालन पोषण होने पर होने वाला वाद विवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दो बच्चों के बीच प्रकृति तथा पालन पोषण पर होने वाला वाद विवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 17 का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18। चलिए, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी की समस्या समाधान क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा दिया गया मार्गदर्शन क्या कहलाता है? चलिए कमेंट करिए। तो शिक्षक द्वारा दिया गया मार्गदर्शन मतलब शिक्षक द्वारा दिया गया हेल्प क्या कहलाता है? अब बताइए, शिक्षक द्वारा, कमेंट करिए। तो शिक्षक द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या फिर हेल्प है ना फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? सहारा देना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग।
19 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना किस ओर संकेत करता है? 19 का बताइए। एक अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना किस ओर संकेत करता है? 19 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या समझने के लिए आवश्यक माना गया है? आवश्यक माना गया, कमेंट करिए तो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कमेंट करिए आप लोग। आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। देखिए पढ़िए, माना गया है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में स्तर एक निम्नलिखित में से किस स्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर एक में, किसमें फ्रेंड्स? स्तर एक में किसको, कमेंट करिए तो। इसमें से कौन सा स्थिति होता है जी स्तर एक में? आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो सुन लीजिए, स्तर एक में क्या होता है? नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। मतलब फ्रेंड्स उसमें जो है ना, स्तर एक में नैतिकता बच्चों में नहीं होता है, ठीक है, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 22 का बताइए, कमेंट करिए आप लोग। समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नेगेटिव, सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो है ना सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में आकलन की भूमिका मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होती है? अधिगम प्रक्रिया में जो है ना, आकलन की भूमिका मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होती है? 23 का बताइए आप लोग। प्रेरणा के लिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, पियाजे के अनुसार प्रचलित योजनाओं या मानसिक संरचना में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में जो है ना, कोई भी अगर नया जानकारी को जोड़ते हैं तो पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा गया है? आसान क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार इसे कहा गया है एसिमिलेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आत्मसात्करण। पियाजे के अनुसार प्रचलित योजना में फ्रेंड्स कोई भी नई जानकारी को जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मूलतः किससे संबंधित होता है? 25 का बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जीवों के गुणों या विशेषताओं से जिससे बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि भिन्न होते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना निम्नलिखित में से किस शिक्षा के प्रत्यय के अंतर्गत आता है? देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ, मतलब सबके साथ में पढ़ाना, ये इसको क्या कहते हैं? बताइए। 26 का आंसर इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, समावेशी शिक्षा का मुख्य अभिप्राय क्या सुनिश्चित करना होता है? समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, बताइए। समाज के सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा में समाविष्ट कर शिक्षा के समान अवसर देना। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए 28 नंबर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। यह अधिगम कौन सा विधा है? बताइए, यह अधिगम की कौन सी विधा है? 28 का बताइए तो। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। 28 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके मौलिक और व्यावहारिक समाधान निकालता है, वह किस प्रकार के बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है? कमेंट करिए 29 का आंसर। एक
विद्यार्थी है वह किसी भी समस्या के विभिन्न पहलू पर विचार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह किस प्रकार का बुद्धि दिखा रहा है, बताइए 29 का आंसर। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, सृजनशील बुद्धि या फिर सृजनात्मक बुद्धि। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार आता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक होता है, बताइए तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों के विकास की गति और सीखने का ढंग भिन्न होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये बता दीजिए कि 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा। फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, क्लास अच्छा लगा हो एक लाइक करेंगे फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम तक कंटिन्यू क्लास चलेगा, आप सभी को टाइम टाइम पर हर रोज जुड़ जाना है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।